मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है और ये भूचाल इंडियन एक्सप्रेस पे छपी एक रिपोर्ट के आने के बाद आया, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। और सुनने में शायद ही किसी मूवी जैसे लगे जहां एक मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलर बन गया हो, लेकिन हकीकत में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी है। वो कहानी जिसमें जवाब से ज्यादा सवाल छिपे हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने बुनियादी ढांचे के विकास से सबसे अधिक फायदा मिलने वाले क्षेत्रों में कम से कम 137 भूखंड, कुल मिलाकर 168 एकड़, वो भी 45 करोड़ रुपए में खरीदे। रिकॉर्ड्स ये भी कहती है, उनसे साफ पता चलता है कि इनमें से कम 6 भूखंड बाद में बेचे गए। इसमें परिवार के 2026 के भूमि लेन देन भी शामिल है, क्योंकि आधिकारिक भूमि अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं जमीनों के, तो वो अपडेट जल्दी नहीं होता। लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार ये भूखंड मोहन यादव की पत्नी सीमा, पुत्र वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाई नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा और उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव द्वारा खरीदी गई हैं। यानी कि या तो खुद वो शामिल थे या तो उनके परिवार द्वारा संचालित किए गए। अब ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जा रही है, इतनी चर्चा हो रही है? क्योंकि प्रॉपर्टीज खरीदना तो आम है, हर कोई खरीदता है और सही बात है। लेकिन अगर जमीन सरकारी परियोजनाओं से सटे हुए हो और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी हो, तो फिर ये महज इत्तेफाक नहीं रह जाता, बल्कि सवालों के घेरे में आ जाता है। और विवाद की असली वजह सिर्फ जमीन खरीदना नहीं है, बल्कि इन जमीनों की लोकेशन है। दावा ये किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर जमीनें ठीक उसी जगह पर है जहां सरकार नई चमचमाती सड़कें, हाईवे और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाएं ला रही है। साथ ही ये वो इलाके हैं जहां उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती की जमीन को आवासीय या फिर कमर्शियल यानी कि CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज में बदला जाता है। ऐसे में विपक्ष का भी सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री परिवार को सरकारी योजनाओं की अंदरूनी जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर वो मुनाफा कमा रहे हैं। अब इन खरीदों में दो प्रमुख मुद्दे हैं जो जस्टिफिकेशन और इंटरेस्ट के डिफरेंस को उजागर करते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं। पहला कारण यह है कि इनमें से अधिकांश भूखंड या तो उज्जैन और उसके आसपास घोषित नई सड़क परियोजनाओं के सटे हुए हैं, या उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में कृषि से आवासीय या फिर कमर्शियल में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सीमांकित किए गए हैं। हालांकि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 में यादव के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीने पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन वे दशकों से यहाँ पे अपने पर्यटन या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निवेश करते आ रहे हैं। 2004 से 10 के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, 11-13 के दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रमुख के रूप में और 2013 से उज्जैन से विधायक के रूप में वो लगातार निवेश करते आ रहे हैं। जनवरी 2024 से मोहन यादव के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इन्हीं क्षेत्रों में कई सड़क संपर्क और नेशनल हाईवेज की घोषणा कर दी, जिसके बारे में स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इससे भविष्य में इन क्षेत्रों का मूल्य बढ़ सकता है। इसी तरह उनका कहना है कि भूमि उपयोग में बदलाव से कृषि क्षेत्र को आवासीय या फिर कमर्शियल विकास के लिए खोल दिया, जिससे ये भूखंड शुरुआती निवेश के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया। दूसरा, दिसंबर 2023 से मोहन यादव परिवार द्वारा की गई खरीद से उनकी उस जितनी भी जमीन है उसमें वृद्धि आ सकती है। मोहन यादव परिवार, जिसमें मोहन यादव के बेटे वैभव और बहन कलावती भी शामिल हैं, उज्जैन और उसके आसपास कम से कम 179 एकड़ के 108 भूखंडों के मालिक हैं, जिनके कम से कम 85 एकड़ जमीन यानी कि 2021 और 2023 के दौरान खरीदी गई थी, जब यादव जी शिक्षा मंत्री थे। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, इनमें से अभी तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है हालांकि, लेकिन मोहन यादव के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ही परिवार ने जमीन खरीदने की मुहिम और ज्यादा तेज कर दी। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर दिसंबर 2025 के अंत तक उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 जमीनें खरीदी हैं, जो कुल मिलाकर 168 एकड़ से भी ज्यादा की हैं। इसमें से 12 एकड़ जो है वो खुद यादव परिवार के भीतर ही है। हालांकि मोहन यादव ने टिप्पणी के लिए बार बार किए गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, वो अभी तक इस रूप में स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। लेकिन राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार के व्यापारिक या फिर भूमि सौदों को मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल से जोड़ना उचित नहीं होगा। अब 2025 वापस आते हैं, जब मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन के कुंभ के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कृषि भूमि को एकत्रित करने के प्रस्ताव पर लगातार काम कर रही थी।
तब यादव परिवार और उनकी कंपनियों ने कम से कम 62 भूखंड खरीदे, जो कि 92 एकड़ में भी फैले हुए हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री यादव स्वयं कम से कम 17 एकड़ जमीन के मालिक हैं, जिसे उन्होंने 2023 की अपनी संपत्ति घोषणा में विरासत और खरीद के रूप में घोषित भी किया है। वहीं उनकी पत्नी सीमा यादव कम से कम 10.6 एकड़ जमीन की मालिक है, जिसे मोहन यादव की 2023 की संपत्ति घोषणा में खरीद के रूप में घोषित किया गया। यानी कि कुल मिलाकर पति पत्नी ही इतने ज्यादा बड़े जमीनों के मालिक हैं। वहीं मोहन और सीमा यादव के पास पारिवारिक कंपनी सिद्धि विनायक देवनॉक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कम 39.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि थी, जिसमें उनकी संयुक्त रूप से 73 हिस्सेदारी थी। इसमें 12 एकड़ भूमि सितंबर 2024 में उनके चचेरे भाई नीलेश यादव को बेच दी गई थी। वहीं सिद्धि विनायक देवकॉन में 2024 से 25 के दौरान कम से कम 3 भूखंड खरीदे गए, यानी कि 2.6 एकड़। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों का यह भी कहना है कि यादव परिवार द्वारा हाल ही में अधिकृत की गई संपत्तियों का एक जियोग्राफिकल रोड मैप भी तैयार किया गया है, और वो रोड मैप काफी कुछ बताते हैं। यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से परिवार द्वारा खरीदी गई 168 एकड़ जमीन में से 111 एकड़ जमीन उज्जैन और उसके आसपास यादव द्वारा घोषित सड़क विकास परियोजनाओं में से एक के पास स्थित है। उज्जैन के जिला कलेक्टर रोशन सिंह ने गरोठ, झालावाड़, नागदा, बदनवार, इंदौर और भोपाल से बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए आधे दर्जन से अधिक हाईवे परियोजनाओं यानी कि नए निर्माण या फिर लेन विस्तार की सूची दी। उनका कहना है कि लगभग 15 से 20 इंटरनल रोड चौड़ीकरण कार्य अभी भी लंबित है। हालांकि उन्होंने परियोजनाओं से सटीक ज्यादा जानकारी नहीं दी कि कौन सी जमीन किससे जुड़ी है। अब रणनीतिक रूप से ये उज्जैन को हम उभरता हुआ तो देख रहे हैं, लेकिन उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर हाईवेज के जंक्शन के करीब स्थित गंगदी में परिवार ने अप्रैल 2024 में कई सौदों में 38 भूखंडों में से कम 51 एकड़ जमीन खरीदी। कराड़िया नावाखेड़ा क्षेत्र में अक्टूबर 2024 में उन्होंने जमीन खरीदी, जो कि 9 एकड़ जमीन खरीदी थी। फिर कौरेडिया में जुलाई 2025 में नागजीरी और उडांसा के बीच विकास के अधीन पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के निकट लगभग 8 एकड़ जमीन खरीदी। फिर इसके अलावा जयंतवनपुरा के उज्जैन मक्सी सड़क के दक्षिणी किनारे पर, जिसका 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, 2024 और 25 के दौरान 12 भूखंडों में 6 एकड़ की जमीन खरीदी गई। अब जो ये बार बार उज्जैन मास्टर प्लान की चर्चा हो रही है, वो क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उज्जैन मास्टर प्लान यानी कि उज्जैन डेवलपमेंट प्लान 2035 मुख्य रूप से शहर के सुनियोजित, व्यवस्थित और आधुनिक विकास के लिए तैयार किया गया एक लॉन्ग टर्म जो है वो शहरी ब्लूप्रिंट है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और उज्जैन को सिंहस्थ 2028 के लिए तैयार करना है। इसमें उज्जैन के विस्तार के लिए नया ढांचा तैयार किया गया है। इसके तहत नए आवासीय क्षेत्र, मिश्रित उपयोग वाले जोन और सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है। उज्जैन शहर के मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में रखा गया है और इसके तहत नए बाईपास बनाए जाएंगे, रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, नेशनल हाईवेज बनाई जाएंगी और बस सेवाओं के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की भी बात कही गई है। लेकिन जैसे जैसे विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, अब इसके सामने कुछ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। उन्हीं में से एक विवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी है, जैसे भूमि का अधिग्रहण और मुआवजे का विवाद। विशेषकर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए अभी भी एक बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा कुछ कॉरिडोर की टाइमिंग को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। अब उज्जैन मास्टर प्लान में जो परियोजनाएं हैं, उनमें सड़क से जुड़े अहम प्लान शामिल हैं। गरोठ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, 4 लेन अपग्रेड झालावाड़ मक्सी, 4 लेन अपग्रेड भोपाल एक्सपेंशन देवास, 6 लेन अपग्रेड इंदौर, 4 लेन अपग्रेड बदनावर ग्रीनफील्ड हाईवे जावड़ा, 6 लेन अपग्रेड नागदा। और आरोप यह है कि उनकी हर जमीन इन सब परियोजनाओं से सटे हुए हैं। हर इस जमीन से जुड़ा है जहां चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि लैंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसमें बदलाव कभी भी किए जा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो CLU चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि भूमि उपयोग का सीधा सा मतलब है कि जमीन का इस्तेमाल करने का सरकारी तरीका बदलना। जब आप किसी जमीन का वे काम बदलने जाते हैं जिसके लिए पहले से ही वो जमीन तय की गई है, जैसे कि खेती की जमीन पर फैक्ट्री बनाना, तो आपको सरकार से जो मंजूरी लेनी पड़ती है उसे ही CLU कहते हैं। इसे अब एक आसान एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, शायद आप बेहतर समझ पाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक खाली जमीन है जो कि सरकारी रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर के लिए दर्ज की गई है कि आप उस पर खेती कर सकते हैं। अब आप वहां एक होटल या फिर मॉल खोलना चाहते हैं जो कि कमर्शियल उपयोग में आता है, तो आप सीधे वहां निर्माण शुरू नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह फिर इलीगल कहा जाएगा। अब आपको पहले सरकार के पास जाकर कहना होगा
कि मुझे इस जमीन का उपयोग खेती से बदलकर कमर्शियल यूज में करना है, यानी मुझे कोई और काम करना है। इसी मंजूरी को हम CLU कहेंगे और जो इस मामले में अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जाएं और जाके सिर्फ ये कह दें कि CLU करवाना है। इसके लिए सरकारी अधिकारी कुछ मुख्य बात जो है वो आपसे पूछेंगे, जानेंगे। मास्टर प्लान और जोनिंग, हर शहर या फिर इलाके का एक नक्शा होता है जिसमें तय होता है कि कहाँ स्कूल बनेंगे, कहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी और कहाँ लोग रहेंगे। सरकार ये पहले देखती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस प्लान में फिट बैठता भी है या नहीं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के लोगों पर इसी चीज का कुछ आरोप लग रहा है कि सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने ऐसी जमीनें खरीदी जो CLU के अंडर आती हैं। हालांकि अब दूसरा पक्ष समझते हैं, जहां CMO यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से कुछ बयान दिए गए और जहां राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो जाती है, जहां पे विपक्ष भी हमलावर नजर आता है। और ये जो इनके बयान है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इन बातों को ज्यादा मजबूत करते हैं। लेकिन हालांकि पुष्टि नहीं हुई है तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं। अब इन सब विवाद और इन दावों के सामने आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि CMO ने मंगलवार को एक बड़ी सफाई जारी की। सरकार की तरफ से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। बयान में यह साफ कहा गया कि दिसंबर 2023 में पद संभालने के बाद से CM मोहन यादव या उनके परिवार ने किसी भी सदस्य ने कोई जमीन खरीदी ही नहीं है, वो भी खासकर वो जो परियोजनाओं से सटे हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर भी इस दौरान कोई जमीन नहीं ली गई। लेकिन वहीं विपक्ष ने मामले को लेकर सवाल उठा दिए और जांच की मांग कर दी है। अब इन आरोपों के सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला बोलते हुए इसे लूट की सरकार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कुर्सी की आपसी लड़ाई का नतीजा भी हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले की हालांकि जांच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बात कही है, जहां यह कहा गया है कि इसकी जांच अच्छे से की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पद संभालने के बाद परिवार की जमीन अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रियो श्रीनेता और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की और पूरे मामले को एक बड़े घोटाले से जुड़ा मुद्दा बताया। अब वहीं इस बड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक अलग ही बयान सामने आता है। उन्होंने इस पूरे मामले को पार्टी के अंदर की एक बड़ी साजिश बताया। जब वे मीडिया से बात कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मोहन यादव को पद से हटाने की एक कोशिश की जा रही है, एक बहाना है। वे पहले भी रियल एस्टेट से काम से जुड़े थे, इसीलिए उसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसे ही आरोप लगाने हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन ली। उनका यह कहना है कि अगर ये गलत है तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गलत है। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि मोहन यादव पहले से ही जब रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े रहे, इसीलिए इन आरोपों में उन्हें कोई भी बात नजर नहीं आती है। जमीन खरीदना वो पहले की बात है, कोई नई बात नहीं है। उनका यह कहना है कि अगर मोहन यादव पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन ली है और ये कोई नई बात नहीं है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। और फिर ये भी कहा कि क्या भाजपा को ये बात पहले से पता नहीं थी? ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा कुछ मुख्यमंत्री को बदलने का रास्ता तलाश रही है। मोहन यादव को हटाने के लिए उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह साफ आरोप लगा दिया कि यह मामला जमीन सौदों से ज्यादा भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा नजर आता है। हालांकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया, उनके पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन टिप्पणी तो काफी थी, जहां बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई। अब इन तमाम बयानबाजी के बीच जमीन के जिन टुकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें से करीब 111 एकड़ जमीन इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और बड़े प्रोजेक्ट्स के पास की बताई जा रही है। रिपोर्ट में गोविंद यादव और नीलेश यादव जैसे करीबियों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन इन गंभीर आरोपों के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय के ओर से ये स्पष्टीकरण आ चुका है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक विस्तृत और बड़ा आधिकारिक बयान भी हम जारी कर देंगे, जिसमें हर एक पहलू, हर एक स्थिति साफ नजर आएगी कि हमने ऐसी कोई जमीन खरीदी ही नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है फिलहाल मध्य प्रदेश में एक चर्चा का सेंटर बन चुका है, जहां हर कोई इसी को लेके बात कर रहा है। अब इस पे नजरें टिकी है सबकी, तो आखिर क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में हम भी नजर गड़ाए हुए हैं और जो भी कुछ पता चलेगा आप तक हम सटीकता से पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी श्रेया और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,